नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो से शुरू करने जा रहे हैं विश्व भूगोल के सारे प्रश्नों का अवलोकन और विश्लेषण। तो 2012 से लेकर 2020 तक जितने भी विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं यूपीपीसीएस में, उस सबको हम देखेंगे। इस वीडियो में आपको 2012 और 2013 इन 2 वर्षों के प्रश्नों को देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो मूंगफली गैम्बिया की एक प्रमुख फसल है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर भारत के स्तर पर पूछे कि मूंगफली कौन से राज्यों की प्रमुख फसल है, तो ये गुजरात की प्रमुख फसल है। मतलब कि गुजरात में मूंगफली अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम विकल्प सी है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद भारत, भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राज़ील। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वैसे भारत का स्थान 7वां शायद आता है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर ज्ञान की आवश्यकता थी। अच्छा, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो 2 तरह के घास के मैदान होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान। तो इसमें से जो सवाना है, वो सवाना दरअसल शीतोष्ण का नहीं, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान का उदाहरण है, जो कि साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि अन्य जो विकल्प है, यानी कि बेल्ट, पंपास और डाउन्स, तो बेल्ट तो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और ये शीतोष्ण घास के मैदान है। उसी तरह से डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और पंपास के घास के मैदान आपको साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में मिलेगा। तो फिर से मैं बोल देता हूँ, पंपास घास का मैदान साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, जबकि सवाना जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो साउथ अफ्रीका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगा। और ये बेल्ट जो है ये साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिणी अफ्रीका में देखने को मिलता है। अच्छा, ध्यान रखना है, सवाना जो घास का स्थल है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार स्थित है? तो उपलब्ध विकल्पों में से वेनेजुएला में प्रमाणिक तेल भंडार सबसे ज़्यादा यहाँ उपलब्ध है। लेकिन अगर उत्पादन पूछ देता, ये मैं करंट डेटा बोल रहा हूँ। अच्छा, जो जितने भी यहाँ पर करंट अफेयर से डेटा है सबको मैंने अपडेट कर दिया है, जो घटनाचक्र का अर्थ की आया था उसके आधार पर जो भी बोलूँगा डेटा। तो सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार वेनेजुएला के पास है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है विश्व में, तो ये अमेरिका करता है। अमेरिका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर था। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित है पहले उसे देख लेते हैं। तो एक साइड है जनजाति और दूसरे साइड है उससे अधिवासित क्षेत्र। तो फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। बंतू जनजाति दरअसल सहारा में नहीं, ये पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी और मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। तो इसलिए करके बी नंबर जो है ये सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर यही हो जाएगा। जबकि मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है और नुबा जनजाति ये सूडान में पाई जाती है। फिर से एक बार बोल देता हूँ, फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में मिलेगा, बंतू जनजाति पूर्वी और मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं, और मसाई जनजाति का आदिवासी स्थल पूर्वी अफ्रीका है, जबकि नुबा जनजाति हमें सूडान में देखने को मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोल देता हूँ, जैसे मुझे ये तो पता है नहीं कि आप वीडियो आज देख रहे हैं कि कब देख रहे हैं। वैसे इस साल देख रहे हैं, जिस साल वीडियो शूट हो रहा है, तब तो ये अपडेटेड है डेटा। लेकिन अगर आप बाद में देख रहे हैं तो थोड़ा सा अपडेट हो जाइएगा, और नहीं तो हर साल रहेगा ही आर्थिकी का वीडियो, तो उसको देख लीजिएगा अच्छे से डेटा। नेक्स्ट देखता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो इसका विकल्प एक कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है ये अरल सागर के किनारे है। देखिए, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, हमेशा के लिए याद रहेगा। वैसे तो इसको मैप में एक बार देख लीजिएगा, और अगर आपने देख लिया तो सिर्फ मन में याद कर लीजिए। अरल सागर के पास 2 ही देश है, और उसको याद रखना है यूके से। यूके का मतलब भारत में उत्तराखंड भी होता है और विश्व के स्तर पर यूनाइटेड किंगडम भी होता है। तो यही यू से उज्बेकिस्तान और के से कजाकिस्तान, तो यूके। तो ऐसे करके याद रह जाएगा यूके से। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो अरल सागर है ये दरअसल मध्य एशिया का एक प्रमुख झील है, तो ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए, हीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है रूस में, तो विकल्प सी इसका आंसर हो गया। लेकिन कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अच्छा, अभी हमने एक देखा था कि सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ है, तो वेनेजुएला में है। हालांकि उत्पादन सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है। और उसी तरह से अभी हम इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक रूस है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 5वें नंबर पर आता है हीरा उत्पादन में, और बोत्सवाना जो है, क्योंकि बोत्सवाना से संबंधित एक करंट अफेयर क्वेश्चन भी, वहाँ को एक बड़ा हीरा का भंडार मिला है, तो बोत्सवाना 2nd स्तर पर है उत्पादन के मामले में। मैं फिर से बोल देता हूँ, जितने 5 फैक्ट यहाँ पर बोला हूँ। पहला ये कि हीरा के उत्पादन में रूस का स्थान पहला है, जबकि बोत्सवाना का स्थान दूसरा है, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो स्थान 5वां है हीरा उत्पादन में, ठीक है।
एक पुराना फैक्ट यहाँ पर ऐड किया था कि सबसे बड़ा जो तेल भंडार है वो वेनेजुएला में है, इसलिए ऐड किया क्योंकि ऊपर में वेनेजुएला के विकल्प में है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो कैलिफोर्निया है वहाँ मृतक घाटी है, जिसको डेथ वैली भी बोलते हैं, मैप में मिल जाएगा। तो उसको वो दरअसल रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में वही लिखा हुआ है कि रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है, और जिसके उदाहरण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी हैं। तो ये तो परिभाषा था कि रिफ्ट घाटी तभी बनेगा जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है, मतलब दो पार्ट के बीच में जो पार्ट है वो अपने आप नीचे धंस जाए तो रिफ्ट वैली बन जाता है। 2012 का प्रश्न समाप्त हो गया। अब 2013 का देखते हैं। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो बेतार संचार का मतलब कि जो कम्युनिकेशन होता है, संचार व्यवस्थाएं होती है, वो दरअसल आयन मंडल के द्वारा होती है। तो विकल्प सी मतलब आयन मंडल संचार करने में बिना तार के संचार, तो इसलिए बेतार संचार, ये आयन मंडल सहायक होता है। विकल्प सी इसका आंसर हो गया। लेकिन प्रश्न ये है कि कैसे हो जाता है, ये क्यों हो जाता है, आयन मंडल से क्यों होता है, समताप मंडल से क्यों नहीं होता है, क्षोभ मंडल से क्यों नहीं होता है? क्षोभ मंडल पहले होता है, फिर समताप मंडल होता है जिसमें ओजोन लेयर है, और उसके बाद फिर ये आयन मंडल के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो संचार आयन मंडल से होता है, एक फैक्ट तो है ही। दूसरा ये हो गया कि चूंकि इसमें आवेशित कण होते हैं, और ये आवेशित कण करते क्या है, जब पृथ्वी से रेडियो तरंगे उस आवेशित मतलब उस लेयर में जाते हैं आयन मंडल में, तो वो जो विद्युत आवेशित कण होते हैं वो उसको परावर्तित कर देते हैं फिर से पृथ्वी पर ही, और बस इसी गुण के कारण हम बेतार संचार का लाभ उठा पाते हैं धरती के ऊपर। आप समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, पहला पॉइंट। ये कण करते क्या हैं, हम रेडियो तरंगों को जब पृथ्वी से भेजेंगे तो क्षोभ मंडल में जाएगा, फिर समताप मंडल में जाएगा, ऐसे करते करते जब आयन मंडल में पहुंच जाएगा तो वही विद्युत आवेशित कण उससे टकराता है और फिर रेडियो तरंगों को फिर से वापस पृथ्वी पर भेज देता है, और इसी गणित से हम बेतार संचार करते हैं धरती पर रह के। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना है। सूची 1 में कोयला क्षेत्र है और दूसरे में देश का नाम लिखा हुआ है। तो डोनेट्स कोयला क्षेत्र यूक्रेन में मिलता है, कुजनेट्स कोयला क्षेत्र रूस में मिलता है, लंकासायर कोयला क्षेत्र यूके में मिलता है, और सार कोयला क्षेत्र जर्मनी में मिलता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है कि 4 विकल्प दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन कोयला क्षेत्र है, कोयला उत्पादन का वैश्विक क्षेत्र है। तो डोनेट्स, कुजनेट्स, लंकासायर और सार, तो ये सब भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया, मतलब इस तरीके से भी। अच्छा, एक मैच वाला और आया था पिछले वर्ष, जो अभी आया था ना, जैसे इसमें मैच वाला आया है कि कोयला क्षेत्र दे दिया और देश को मिलाने दे दिया। और 2012 वाले में क्या पूछा था कि जनजाति दे दिया और उसका क्षेत्र दे दिया था। कौन कौन से जनजाति थे? नुबा जनजाति सूडान क्षेत्र में मिलती है, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में मिलती है, फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में मिलती है, और बंतू जनजाति पूर्वी, मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में मिलती है। तो एक बार फिर से ये रिवीजन हो गया। और इस क्वेश्चन में हमने वही कोयला क्षेत्र और देश देख लिया था, जिसमें हमने देखा कि डोनेट्स यूक्रेन में मिलता है, मतलब डोनेट्स कोयला क्षेत्र यूक्रेन में है, कुजनेट्स कोयला क्षेत्र रूस में है, लंकासायर कोयला क्षेत्र यूके में है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, और सार कोयला क्षेत्र ये जर्मनी में है। अच्छा, यूके से याद आया, अभी एक ट्रिक बताया था, यूके का मतलब उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, अरल सागर का 2 देश टचिंग वाला। नेक्स्ट, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो वैसे जो इसमें डेटा है उस हिसाब से जापान है। तो अभी अगर कुछ दूसरा है डेटा तो देख लीजिएगा, लेकिन मैं कुछ जुड़ा हुआ फैक्ट बता देता हूं। जैसे कि इस क्वेश्चन के हिसाब से कि 33% भारत सरकार की योजना है कि जितना भारत भूमि क्षेत्र है उसमें 33% वन होना चाहिए, मतलब वनों से आच्छादित होना चाहिए। अच्छा, दुनिया का एक ऐसा अकेला देश है भूटान, जहाँ ये कानूनी रूप से बाध्यता है योजना के नीतिगत रूप से कि 70% क्षेत्रों पर ये वन होना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब इस क्वेश्चन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, गलत है कि आंसर क्या है, कुछ न व्याख्या से पता चल रहा है ना कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन से संबंधित, दरअसल एक साइड देश लिखा हुआ है, दूसरे साइड धातुओं के नाम लिखे हुए हैं, और कौन सुमिलित नहीं वो पूछ रहा है। तो इससे संबंधित जो फैक्ट हैं, करेंट फैक्ट, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ। आर्थिकी से लिया हुआ फैक्ट है ये, जो मैं भी बोलूँगा। तो लौह अयस्क के क्षेत्र में अगर पूछा जाए कि उत्पादन और भंडार की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, तो ऑस्ट्रेलिया। मतलब मैंने ये बोला कि ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में 2021 के एग्जाम के लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब, तो ऑस्ट्रेलिया उत्पादन और भंडार के मामले में लौह अयस्क के स्तर पर शीर्ष स्थान पर है। ठीक है। चांदी की अगर बात करें तो चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा मैक्सिको में होता है, लेकिन भंडार सबसे ज़्यादा पेरू में है। वही पेरू का तट याद आ ही रहा होगा, जिससे मानसून प्रभावित होता है।
अच्छा, उसके बाद अभी तेल भंडार की बात हमने कर ही लिया था कि वेनेजुएला में तेल भंडार सबसे ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन यूएसए सबसे ज़्यादा करता है। हीरा की बात करें तो हीरा में उत्पादन और भंडार दोनों के मामले में रूस जो है, रसिया उस शीर्ष स्तर पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है तो ब्राज़ील जो है वो कहवा यानी कॉफ़ी के उत्पादन में फर्स्ट रैंक पर है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा, कॉफ़ी का भारत में उत्पादन कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है? कर्नाटक इसका आंसर है शायद। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के अनुसार करना है। तो बस नाभिकीय शक्ति के हिसाब से देखना है। तो जो विकल्प है और जो डेटा है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो नाभिकीय संयंत्र है वो यूएसए में है 104, उसके बाद फ्रांस में है 58 और जापान में है 50, रूस में है 33। फिर भी करंट अफेयर से इसे मैच कर लिया जाना चाहिए जब भी वीडियो देखिए। ऐसे अभी तो ये मैच है मेरे ख्याल से। यूएसए में ये नाभिकीय संलयन संयंत्रों की संख्या है 104, उसके बाद फिर फ्रांस में, उसके बाद फिर जापान में, उसके बाद फिर रूस में। नेक्स्ट, नदी और बांध है तो इसको मिलाना है कौन सी नदी पर कौन सा बांध है। तो कोलोरेडो नदी पर हूबर बांध है, दामोदर नदी पर पंचेत हिल है और नील नदी पर आसवान बांध है और जाम्बेजी नदी पर कैरीवा बांध है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। कोलोराडो नदी पर हुबर बांध है, दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध है और नील नदी पर आसवान बांध है, जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। ठीक है। अच्छा, अभी हमने थोड़ा देरी पहले ही पढ़ा कोयला क्षेत्र और देश, तो उसको भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सार कोयला क्षेत्र जर्मनी में है, लंकासायर कोयला क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम में है यानी ब्रिटेन में, और फिर कुजनेट्स जो कोयला क्षेत्र है वो रूस में है, डोनेट्स कोयला क्षेत्र यूक्रेन में मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। तो ये उस समय क्वेश्चन ये प्रासंगिक था। अभी वर्तमान समय में कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो मतलब कुल आयात से प्राप्त मतलब निर्यात से 2/3 सिर्फ चावल निर्यात करके प्राप्त करता है, ऐसा कोई डेटा नहीं है अभी। उस समय म्यांमार था, तो ये सब पुराना डेटा है। नेक्स्ट, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। तो निश्चित आकृति में अगर ताराओं का समूह व्यवस्थित है तो उसको तारामंडल कहेंगे या फिर नक्षत्र भी कहते हैं। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। तो बस इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में, जिसमें 2012-2013 के सारे प्रश्न हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की संभावना है, जरूर बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद आपको।